नाउ कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपने टॉपिक को, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़े थे ताकि हम अपने पब्लिक सेक्टर के रोल को चेंज कर पाए। तो स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, इसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। 1991 में हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम 1991 के नाम से जानते हैं क्योंकि ये 1991 में ही इंट्रोड्यूस किए गए थे। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में मेन हमारा जो कंटेंट था वो था हमारा एलपीजी की पॉलिसी। एलपीजी मतलब एल रिप्रेजेंट्स लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन एंड जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था और इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने अपने पब्लिक सेक्टर के रोल को चेंज करने की कोशिश की। कि 1991 से पहले हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे हमारे पब्लिक सेक्टर को, जिसकी वजह से हमारे पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन होती जा रही थी। सिक यूनिट्स में वो कन्वर्ट हो रहे थे, हमारे लॉस जनरेटिंग फर्म्स और एंटरप्राइजेस इंक्रीज होते जा रहे थे और हमारी इकोनॉमी में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि हम अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक यूनिट्स हैं जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हैं उन्हें हम रिवाइव कर पाए, यानी कि उन सिक यूनिट्स को रिवाइव करके हेल्दी यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाए। इसको लेकर कुछ स्टेप्स लिए गए। जो एम्प्लॉइज वहां पर काम कर रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा लॉस ना फेस करना पड़े, क्योंकि अगर हमने सिक यूनिट्स को रिवाइव नहीं किया या फिर अगर हमें ऐसा लगा कि कुछ सिक यूनिट्स ऐसी हैं जिनको रिवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है कि उन्हें आप कभी भी प्रॉफिट जनरेटिंग फॉर्म्स में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, उन्हें आपको बंद ही करना पड़ेगा, यू हैव टू क्लोज डाउन दोज सिक यूनिट्स। तो उन सिक यूनिट्स में काम कर रहे एम्प्लॉइज को भी लॉस फेस ना करना पड़े, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। उसके अलावा हमारे प्राइवेट सेक्टर को जितना हम पहले रेस्ट्रिक्ट करते थे किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में एंटर करने के लिए, तो उसको भी हमने लीनियंट कर दिया था बाय इंट्रोड्यूसिंग लिबरलाइजेशन एज वेल एज प्राइवेटाइजेशन। तो इन्हीं को हम अभी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हमने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, हमने मतलब हमारी गवर्नमेंट ने। सबसे पहला काम जो किया गया था दैट वाज रिडक्शन इन रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज। आपको पता होगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं उनमें हमने रिजर्वेशन अप्लाई किया हुआ है। हमारी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी पहले 1956 में, सारी पॉलिसीज के साथ ईयर मेंशन होता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर हम 1956 की बात करें तो 1956 तक 17 एरियाज ऐसे थे जो हमारे पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड थे, यानी कि इन 17 बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, यानी कि वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते थे। 1956 में ये 17 था। फिर 1991 में जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे तो हमने इसे रिड्यूस करके हम इसको ले आए थे 8 पर, यानी कि अभी भी हमारे पास 8 एरियाज ऐसे थे जहां पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम कर सकता था, वहां पर प्राइवेट सेक्टर को कोई भी एंट्री नहीं दी गई थी। फिर 2001 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई तो उसके अंदर हमने एक ड्रास्टिक चेंज किया। हमने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 3 ही एरियाज ऐसे होने चाहिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल होगा और वहां पर प्राइवेट सेक्टर की कोई एंट्री नहीं होगी, यानी कि 3 हमारे लिए क्या बन गए, रिजर्व्ड एरियाज। अब ये रिजर्व्ड किसके लिए हैं, हमारे पब्लिक सेक्टर के लिए। और ये 3 एरियाज कौन से थे, एक तो हमारे एटॉमिक एनर्जी के, एक हमारा हम इसको आर्म्स लिखते हैं जो कि हमारा डिफेंस है, और तीसरा एरिया था हमारा इसके अंदर रेलवे। रेलवे भी अभी तक हमारा प्राइवेट नहीं हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में ही है। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप था इसके अंदर हमें यही बताना है कि पब्लिक सेक्टर के रोल को हमने इस तरह से चेंज किया
कि हमने जो रिजर्व इंडस्ट्रीज थी उनको रिड्यूस कर दिया। जो पहले रिजर्व थी उन्हें हमने लिबरलाइज कर दिया, यानी कि लिबरलाइजेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया। लिबरलाइज हमने कैसे किया? 1956 तक जो 17 एरियाज रिजर्व थे उनको हमने रिड्यूस करके 1991 में 8 कर दिया और 2001 में हमने इन्हें 3 कर दिया। और वो 3 एरियाज कौन से थे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। वो 3 एरियाज है हमारे, एक एटॉमिक, दूसरा आर्म्स या डिफेंस और तीसरा है हमारा रेलवे। तो इन 3 एरियाज को हमने रिजर्व कर दिया था, तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब चलते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 2 पर। और क्या स्टेप लिए थे इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में? नेक्स्ट स्टेप आप इस एलपीजी पॉलिसी में भी देख सकते हो। पहला मैंने बोला लिबरलाइजेशन और आपने देखा कि हमने लिबरलाइज कर दिया, यानी कि लीनियंट कर दिया हमने। वी हैव अनशेकल्ड आवर इकोनॉमी फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंड वी हैव हैंडेड ओवर सम ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पी को, यानी कि प्राइवेटाइजेशन को। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इस पॉइंट का हेडिंग मैंने क्या दिया, या तो आप इसे डिसइन्वेस्टमेंट बोल सकते हो या फिर प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हो। अगर मैं ये कहूं कि मैंने किसी भी एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी है, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है, दैट आई एम गोइंग टू फाइनेंस दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि मैं उस बिजनेस के अंदर पैसा डाल रही हूँ। और अगर मैं इसी इन्वेस्टमेंट के आगे डिस लगा दूं तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, उसमें से पैसा निकाल रही हूँ। वही यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने किया कि अगर हमें पब्लिक सेक्टर के रोल को, उसकी इंपॉर्टेंस को कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो हमारी सिक यूनिट्स हैं, ये जो सिक यूनिट्स बन गई थी हमारी, इन सिक यूनिट्स को अगर हमें रिवाइव करना है, अगर आपको कुछ भी चांसेस लगते हैं कि इन सिक यूनिट्स को दोबारा से हेल्दी यूनिट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसे पब्लिक सेक्टर की हेल्प से तो बिल्कुल रिवाइव नहीं किया जा सकता है, उसमें हमें रोल चाहिए प्राइवेट का। क्योंकि हो सकता है कि फाइनेंस देने के लिए गवर्नमेंट के पास फाइनेंस बहुत ज्यादा हो, लेकिन हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम क्या थी हमारी पब्लिक सेक्टर में, एम्प्लॉयज की इनएफिशिएंसी थी, अंडर यूटिलाइजेशन या फिर पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स थे, पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग थी। लेकिन ये जो तीनों हमारी लिमिटेशंस हैं ये प्राइवेट सेक्टर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वहां का जो मैनेजरियल स्टाफ है बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट का सेकेंड डिसीजन यही था दैट वी शुड डिसइन्वेस्ट फ्रॉम दोज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस which have converted into sick units and cannot be revived by the public sector, यानी कि जिनको गवर्नमेंट रिवाइव नहीं कर सकती है उनमें से फंड्स को निकाल लो, विड्रॉ कर लो। वी हैव टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम दैट एंटरप्राइजेस और फिर हमें उसे क्या करना है, प्राइवेटाइज करना है। यानी कि गवर्नमेंट वाज सेलिंग देयर शेयर इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि उस एंटरप्राइज के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट था, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, अपने इन्वेस्टमेंट के शेयर्स उन्होंने किसको सेल कर दिए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर दिए। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं। अब बात ये आती है, यहां से डिसइन्वेस्ट करके गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा, पब्लिक सेक्टर को क्या फायदा होगा। इसके एडवांटेजेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में से गवर्नमेंट अपने फंड्स को विड्रॉ कर ले तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास फाइनेंस क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा फाइनेंस। तो उस फाइनेंस को वो कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिलीजिंग फंड्स फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो भी सोशल इश्यूज हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि पुअर हेल्थ है, रूरल एरियाज में एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इन सभी एरियाज में स्पेशल पॉलिसीज और स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर जो पैसा एक ऐसे बिजनेस एंटरप्राइज में लगा दिया गया है जहां से हमें कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, हम सिर्फ उसके अंदर पैसा डालते जा रहे हैं और डालते ही जा रहे हैं, कुछ एडवांटेज नहीं मिल रहा है, तो उससे बेटर क्या है, ये जो ब्लॉक्ड फंड्स थे, जो उसके अंदर ब्लॉक हो चुके थे उस बिजनेस एंटरप्राइज में, उसको डिसइन्वेस्ट करो और उसे कहां पर इन्वेस्ट कर दो, सोशल इश्यूज को, जो हमारे सोशल इश्यूज हैं उनको इरेडिकेट करने में इन्वेस्ट कर सकते थे। दूसरा हम क्या कर सकते थे, जितने भी हमारे लोन्स थे, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर जो डेट का बर्डन था, जो लोन्स का बर्डन था,
उनको रीपे करने के लिए यूज कर सकते थे, इंटरेस्ट के बर्डन को रिड्यूस कर सकते थे। और तीसरा जो रिस्क था कि वो हमारी सिक यूनिट्स थी वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही थी, जो लॉस फेस करने का रिस्क था उसको भी हम ट्रांसफर कर सकते थे। तो ये सारे हमारे थे डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के इंपॉर्टेंस के पॉइंट, व्हाई डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन वाज इम्पोर्टेंट। और प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब ये है कि आपने अपने मैनेजरियल एफिशिएंसी को रिप्लेस कर दिया है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर क्या किया था, थर्ड पॉइंट में हमने किया इनका रिवाइवल, यानी कि गवर्नमेंट ने ये देखा कि क्या कुछ सिक्योरिटीज ऐसी हैं जिनको हम रिवाइव कर सकते हैं। मेन जो प्रोसेस था 1991 में उसमें ये किया गया था कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनकी लिस्ट बना ली जो बिल्कुल सिक यूनिट्स थे, यानी कि जो हमें कुछ भी प्रॉफिट जनरेट नहीं करके दे रहे थे। उन सिक यूनिट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, सॉरी दो ने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। एक ऐसी सिक यूनिट्स जिसको पब्लिक सेक्टर रिवाइव कर सकता है और फिर से हेल्दी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकता है। दूसरी वो ऐसी सिक यूनिट्स जो पब्लिक सेक्टर से तो रिवाइव होने वाली है नहीं, उन्हें प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। और तीसरी सिक यूनिट्स वो जिनको रिवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि उन्हें हमें क्लोज कर देना चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन सिक यूनिट्स की जिन्हें पब्लिक सेक्टर रिवाइव कर सकता है। तो पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, एक बोर्ड बनाया। यहाँ पर हमारे लिए दो मेन पॉइंट्स है, इस पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स हैं। एक है BIFR और एक फंड हमने बनाया NRF। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी वो सुन लीजिए ध्यान से। मैंने हेडिंग लिखा रिवाइवल। अगर पब्लिक सेक्टर इन सिक यूनिट्स को रिवाइव करना चाहता है, यानी कि अगर पब्लिक सेक्टर को लगता है कि कोई चांसेस अभी बचे हैं कि इस एंटरप्राइज को सेव किया जा सकता है, इसे हम प्रॉफिट जनरेटिंग फर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बोर्ड हमने बना दिया जिसका हमने नाम दिया BIFR। BIFR stands for बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये वो बोर्ड है जो उन एंटरप्राइजेस को इंडस्ट्रियल वे में भी और फाइनेंशियल वे में भी रिकंस्ट्रक्ट करेगा, चाहे वो उसके मैनेजमेंट में कोई चेंजेस करे, उसके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज में चेंजेस करे। यानी कि उस बोर्ड ने क्या करना है, इसको जो भी सिक यूनिट्स हैं उन सभी को रिकंस्ट्रक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दे दी है। सेकेंड हमने क्या किया, जब हमने देखा कि हम इन सिक यूनिट्स को रिवाइव कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन भी और इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन भी करना है। यानी कि हमारा जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हो सकता है कि हम कुछ एम्प्लॉइज को रिप्लेस कर रहे हो, जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं हमें उन्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। वी हैव टू टर्मिनेट दोज एम्प्लॉइज एंड वी हैव टू अपॉइंट सम न्यू एम्प्लॉइज। तो उस टाइम पर जिन एम्प्लॉइज को हम टर्मिनेट कर रहे हैं, जिन्हें हम जॉब से निकाल रहे हैं, तो उनको भी तो फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। जब तक वो अपने लिए नई जॉब नहीं ले पाते हैं तब तक के लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक फंड बना दिया गया था जिसका हमने नाम दे दिया नेशनल रिन्यूअल फंड। इस फंड के थ्रू उन सारे एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया था और आप ये कह सकते हैं कि फंड्स एलोकेट किए गए थे ताकि वो इजीली सरवाइव कर सके और अपने लिए लिविंग को अर्न कर सके। तो थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा कि किस तरह से हम सिक यूनिट्स को रिवाइव कर रहे थे। इसके अंदर हमने दो काम किए, एक हमने बोर्ड एस्टेब्लिश कर दिया उनको रिवाइव करने के लिए, और दूसरा हमारे एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए हमने रिन्यूअल फंड मेंटेन कर दिया था। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर MOUs। MOUs ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे पब्लिक सेक्टर को सुधारने में। MOUs स्टैंड करता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, इसके अंदर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जितने भी हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस काम कर रही हैं उनके साथ MOU साइन करने स्टार्ट कर दिए। MOU यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टारगेट्स दे दिए गए, कंडीशंस दे दी गई। पहले जब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे एंटरप्राइजेस तो उन्हें कुछ टारगेट नहीं दिया जाता था, और आपको पता है जब तक कंपटीशन नहीं होता तब तक हम कुछ भी हाईएस्ट अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, एफर्ट्स नहीं करते हैं। अगर हम हमारे एफर्ट्स को रिवॉर्ड से कनेक्ट कर दें कि अगर आप ज्यादा एफर्ट करोगे तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, तो ऑब्वियसली हम ज्यादा बेटर वे में काम करेंगे।
या फिर हम आपकी वर्क परफॉर्मेंस को टारगेट से कनेक्ट कर दें कि अगर आपने 100 यूनिट्स का टारगेट पूरा किया तो आपको 10 रुपीज पर यूनिट मिलेगा। अगर आपने अपने 100 यूनिट्स का टारगेट पूरा नहीं किया तो आपको 8 रुपीज पर यूनिट मिलेगा। तो हर एक एम्प्लॉय क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करने की कोशिश करेगा। तो वही यहाँ पर करने की कोशिश की गई एमओयूज में कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने हर एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के साथ, और उसके अंदर उनके लिए टारगेट्स मेंशन कर दिए। अगर कोई एंटरप्राइज टारगेट्स को फुलफिल नहीं करती है तो उन्हें फंड्स एलोकेट नहीं किए जाते थे गवर्नमेंट की साइड से। तो इस तरह से भी हमने रिवाइव करने की कोशिश की। तो चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के अंदर हमने ये 4 पॉइंट्स पढ़े कि किस तरह से हमने इन्हें रिवाइव करने की कोशिश की है। एक तो रिजर्व इंडस्ट्रीज का नंबर रिड्यूस किया, दूसरा हमने प्राइवेटाइज किया, फिर हमने रिवाइव करने की कोशिश की, और चौथा हमने उन्हें टारगेट्स देकर भी सुधारने की और इम्प्रूव करने की कोशिश की।